नमस्कार, आप देख रहे हैं खड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। उत्तर प्रदेश सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक बार फिर मदरसों को बंद करने की मांग दोहराई है। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर वसीम रिजवी ने प्राथमिक मदरसों को बंद करने को कहा है। वसीम रिजवी ने लिखा है कि मदरसों में बच्चों को बाकियों से अलग कर कट्टरपंथी सोच के तहत तैयार किया जाता है। अगर प्राथमिक मदरसे बंद ना हुए तो 15 साल में देश का आधे से ज्यादा मुसलमान आईएसआईएस का समर्थक हो जाएगा। उन्होंने इसके बजाय हाई स्कूल के बाद धार्मिक तालीम के लिए मदरसे जाने के विकल्प का सुझाव भी दिया है। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है कि पूरी दुनिया में यह देखा गया है कि कोई भी मिशन चलाने के लिए बच्चों को निशाना बनाया जाता है। इस समय दुनिया में आईएसआईएस एक खतरनाक आतंकी संगठन है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में अपनी पकड़ बना रहा है। आखिर वसीम रिजवी की इस मांग के क्या मायने हैं, वो भी तब जब मदरसों के आधुनिकीकरण की बात की जा रही हो, बेहतर तालीम देने की बात की जा रही हो, और आखिर क्यों फिर हो रही है मदरसों पर महाभारत। तो मदरसों में तालीम को लेकर, वहां के माहौल को लेकर, वहां के आधुनिकीकरण को लेकर, सरकार के दखल को लेकर, उनके रजिस्ट्रीकरण को लेकर तमाम मुद्दे पहले भी सामने आ चुके हैं। महाभारत हो चुकी है, तमाम सवाल उठ चुके हैं। अनसुलझे सवालों के बीच मदरसों की कहानी लगातार जारी है। लेकिन ये जो ताज़ा कड़ी सामने आई जिसमें वसीम रिजवी ने प्राथमिक मदरसों को बंद करने की गुहार लगाई है, पीएम मोदी को खत लिखा है, क्या कुछ वजह उन्होंने गिनाई है और इसके बाद किस तरह से रिएक्शंस सामने आए हैं, पहले वो देखते हैं। मदरसे मुसलमानों को समान शिक्षा से दूर कर रहे हैं। देवबंद और वहाबी मदरसे मुसलमान बच्चों में इस्लाम का गलत प्रचार करके उन्हें जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। कट्टरपंथी मानसिकता उनके जहनों में भरी जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 15 साल के अंदर हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा मुसलमान आईएसआईएस की विचारधारा का समर्थक होगा। इन्हीं देवबंद और वहाबी मदरसों से हिंदुस्तान में जिहाद की लड़ाई शुरू होगी। हमको अपने बच्चों को इनसे बचाना होगा। हमने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि हिंदुस्तान में प्राइमरी मदरसों को बंद किया जाए। पहले तो वसीम रिजवी सेकुलर नहीं है जो इस तरीके की बात करते हैं। सभी धर्मों में भाईचारा और ऐसी अच्छी बातें जो समाज के लिए, देश के लिए सिखाई जाती हैं। तो मुझे तो लगता है तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। उनकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी से मिल चुके हैं। काश वसीम रिजवी मदरसों में पढ़े होते, क्योंकि मदरसों के अंदर सिर्फ कुरान सिखाया जाता है और मोहम्मद साहब की जो हदीस जिसको हम कहते हैं वो पढ़ाई जाती है। इसके अलावा कोई भी चीज़ वहाँ नहीं होती। मैं वसीम रिजवी से भी और साथ साथ देश के प्रधानमंत्री से भी और जितनी भी इस तरह की हिंदुत्व कट्टरवादी सोच रखने वाले लोग हैं उनसे कहता हूँ कि मदरसों का निरीक्षण करें, मदरसों में जाएँ। देश के अंदर मदरसे हैं, कोई बाहर से तो है नहीं, सब जाएं और देखें उनमें क्या है। अगर कहीं भी आईएसआईएस का कोई इस तरह की गतिविधि पाई जाती है तो हम भी उस मदरसे के साथ नहीं, उस बच्चे के साथ नहीं, उस आदमी के साथ नहीं जो इस तरह की गतिविधि करता है। एक बार फिर यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं वसीम रिजवी ने। प्राथमिक मदरसों को बंद करने की उन्होंने गुहार लगाई और तमाम ऐसे तथ्य उन्होंने सामने रखे हैं जिसके आधार पर उन्होंने अपनी ये मांग दोहराई है। उन्होंने कहा है कि हाई स्कूल के बाद ही अगर धार्मिक तालीम देनी है तो वहाँ पर मदरसों में बच्चों को भेजा जाए और तभी ये तालीम दी जाए, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण इलाकों के मदरसे होते हैं वो चंदे के लालच में, यहाँ पर पैसे के लालच में तालीम जिस तरह की देते हैं वो मजहबी तालीमी ना होकर उनको आतंकवादी बनाती है। और ऐसा अगर जारी रहा तो 15 साल के बाद हालात इस तरह से होंगे कि आधे से ज़्यादा मुसलमान आईएसआईएस के समर्थक बन जाएंगे। तमाम चिंताएं उन्होंने जाहिर की हैं, तमाम सवाल उन्होंने उठाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है, जब यहाँ पर सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई की बातें हो रही हो, कंप्यूटर और धार्मिक तालीम की बात की जा रही हो, तो इस बीच इस तरह के सवाल उठाना, इस तरह की सोच को बढ़ावा देना, क्या कुछ उनकी मंशा है? और जिस तरह से उनकी बातें सामने आई हैं उसके बाद राजनीति से प्रेरित बयान भी इसे कहा जा रहा है। सच्चाई क्या कुछ है, मदरसों की ताज़ा हालात किस तरह से हैं? तमाम बार सरकारों ने भी रजिस्ट्रेशन को लेकर यहाँ पर गुहार लगाई, लेकिन उसमें भी उतनी ज़्यादा सक्रियता दिखी नहीं। तो सवाल वक्त वक्त पर उठते रहे और इसी तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज की बहस, आज का खड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ओपी मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ शहजाद अब्बास जी हैं, सपा नेता हैं। इमरान हसन सिद्दीकी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी हसन अहमद साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अशोक सिन्हा जी हैं, संघ विचारक हैं। शुरुआत करेंगे
हाजी हसन अहमद साहब आपसे, वसीम रिजवी कह रहे हैं कि प्राथमिक मदरसों को बंद किया जाना चाहिए, वहाँ की तालीम पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ देखते हैं आप? बेहद बेवकूफ़ाना और बेहद इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये ऐसा बचकाना बयान किसी सरकार के अंग जो हैं यानी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ये कह रहे हैं, इनसे तवक्को ये उम्मीद की ही नहीं जा सकती थी। ये क्या कहना चाहते हैं? ये क्या कह रहे हैं कि मदरसों में बंद करना चाहिए? इनको कुछ मदरसों के बारे में पता ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि इन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की है, पहले ये अपना बताएं। इनको मदरसों की हकीकत से बिल्कुल ये नावाकिफ़ है। मदरसों में मुख्तार मोहसिन जैसे IPS निकले हैं और कम से कम 150 नामों की फहरिस्त मेरे पास है। डॉक्टर वसीमुर रहमान, मौलाना डॉक्टर वसीमुर रहमान जो IAS हुए हैं, इसी मदरसे से हुए हैं, और उर्दू में उन्होंने अपना एग्जाम नहीं, अगर ओवरऑल हम कंडीशन देखें मदरसों की, तो जिस तरह के हालात है, जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए हैं और सुझाव दिया है कि हाई स्कूल के बाद यहाँ पर मजहबी तालीम के लिए मदरसे में जाएं, उससे पहले जिस तरह का माहौल है, होते कौन है इस तरह की वो करने वाले, वो मंशा क्या कुछ देखते हैं आप? उनकी मंशा ये है कि वो, हमें तो लगता है कि वो किसी कट्टरपंथी संस्था के मेंबर हो गए हैं। उनके आगे भी ऐसे विवादित बयान बहुत से आते रहे, तो हमें लग रहा है ये किसी मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि RSS से प्रेरित है और ये BJP की लाइन को आगे बढ़ा रहे। किसी तरह से मुसलमानों में खलफशार मचाया जाए, किस तरह से मुसलमानों में नफरत फैलाई जाए, एक नफरत का माहौल बनाने के लिए ये सब दिया गया बयान। अशोक सिन्हा जी, आप इस बयान को किस तरह से लेते हैं? वसीम रिजवी ने चिट्ठी लिखी है, प्राथमिक मदरसों को बंद करने की मांग की और दलील दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो 15 साल बाद देश का आधे से ज्यादा मुसलमान आतंकवादी हो जाएगा। देखिए, ये उनके निजी विचार हो सकते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इस विषय से कोई लेना देना नहीं है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से एक स्वयंसेवक के नाते मैं विचार रखूंगा इसमें कि संविधान में यह प्राविधान किया गया है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपने धर्म की शिक्षा अलग से दे सकता है और इसी संविधान के अनुसार यह मदरसे खुले हैं और मदरसों को सरकार अनुदान भी देती है और उनकी देखरेख भी करती है। अब देखना यह है कि उसी संविधान में यह कहीं व्याख्या नहीं की गई है कि अल्पसंख्यक होगा कौन। कश्मीर में मुसलमान अल्पसंख्यक है माना जाता है, तो क्या यह अल्पसंख्यक की परिभाषा पूर्ण है? एक तो संविधान में इसको बैठ के सभी पार्टियों को विचार करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मदरसों में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो अपनी दीनी तालीम दे रहे हैं, तो वो उनका संवैधानिक अधिकार है। तो कह रहे हैं कि कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं मदरसे। अब ये देखना पड़ेगा। अभी हाजी साहब ने एक बात कही कि हमें लगता है कि वो RSS के मेंबर हो गए हैं कट्टरपंथी सोच के। तो मैं 2 उदाहरण पूछता हूँ हाजी साहब से कि RSS कट्टरपंथ नहीं सिखाता, वो देश प्रेम सिखाता है और वह व्यक्ति निर्माण करता है, समाज का संगठन करता है और यहाँ तक कि हम इस संपूर्ण देश के मुसलमानों को ये मानते हैं कि वो हमारे भाई हैं, हमारा उनका रक्त एक है और सबके पूर्वज एक थे, हमारा कॉमन इतिहास है, हमारा कॉमन देश है और हम सभी किसी प्रकार से कुछ भाई हमारे मजहब परिवर्तन कर दिए हैं, उपासना पद्धति बदल दिए हैं, तो उससे उनकी राष्ट्रीयता नहीं बदलती, ये देश नहीं बदलता, इतिहास नहीं बदलता, पूर्वज नहीं बदलते। और यह सोच केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, संघ की नहीं है। इंडोनेशिया जैसा देश, दूसरे देश भी अपने को मानते हैं कि हमारे पूर्वज एक थे। अब मैं 2 उदाहरण देता हूं। इन्होंने कहा कि कट्टरपंथी सिखाई जाती है, तो आप देखिए RSS की तरफ से एक स्कूल चलता है भारतीय शिशु मंदिर जो विद्या भारती चलाती है, वहां सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात सिखाई जाती है, सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी हो। परंतु नहीं, सवाल ये है मदरसे में एक मिनट मदरसे में कुरान की तो शिक्षा दी जाती है और मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर शिक्षा दी जाती है तो एक टेंडर हार्ट जो व्यक्ति का बालक का बहुत कोमल हृदय रहता है, उस समय आप कुरान ही तो पढ़ाते हैं और कुरान का जो सूरा 58 है आयत संख्या 19 और 21 वो ये बताता है कि जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, वो अल्लाह की पार्टी है और जो नहीं मानते हैं वो शैतान की पार्टी है। तो जरा आप ये देखिए कि जो अगर अलगाव की भावना आप बच्चों में भर देंगे तो क्या स्थिति होगी समाज की। मैं समझता हूँ शायद उन्होंने मदरसा मना नहीं किया, उन्होंने ये कहा है कि हाई स्कूल के बाद ये सब बताना चाहिए। हसन अहमद साहब बताइए। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा।
कुरान में इसी तरह की चिंता है वसीम रिजवी की। मुझे तो पहले तो मैं यहाँ पे इनकी बात का जवाब दे दूं, कुरान में कहीं पे ये नहीं है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, सूरा आयत कोई जबर नहीं है। आप बताएं कि क्या बदल गया है ये? बिल्कुल अपने हिसाब क्या से कोई कुरान में कोई भी आयत बदली गई? नहीं, बिल्कुल नहीं बदली गई, लेकिन ट्रांसलेशन अपने हिसाब से आप अरबी अल्फाज के एक मायने के एक अल्फाज के आप बताइए अल्लाह की पार्टी। ठीक है इमरान हसन सिद्दीकी साहब, ठीक है इमरान हसन सिद्दीकी साहब, शिक्षा जो भी दी जा रही हो अपने हिसाब से ले लिया, लेकिन कुरान में और इसलिए दीन में कोई जबर नहीं है। और कुरान में साफ साफ कहा गया है, हमको बताइए कि नहीं साहब ये बदल गया है या इसके मायने नहीं? कुरान में जो लौहे महफूज पे लिखा हुआ है वो तो क़यामत तक लिखा रहेगा। सरकार भी कुरान और कंप्यूटर दोनों को एक साथ ले जाने की बात करती है, मदरसों में आधुनिकीकरण की बात करती है, और उसमें अगर इस तरह के सवाल उठ रहे हो तो किस तरह से देखा जाए? इमरान साहब देखिए, जिस तरीके से अभी सिन्हा साहब ने कहा ये वरिष्ठ है, लेकिन जिस तरीके से कुरान को बीच उसमें कोट कर देना, ये आप अपने जिसको जानकार है वो आप कोट करें, ये अच्छी बात है, क्योंकि सब लोग भ्रमित फैलता है। कुरान में ये है कि जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो राह पे हैं, ये हम मानते हैं, तभी हम एक अल्लाह को मानते हैं, कई अल्लाहों को नहीं मानते, ये हमारा ईमान है। इसीलिए हम इतने आपसे और हमारे में डिफरेंस है। हम सब मानते हैं कि हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हम सब आए हैं, और हमारा मानना आप अलग हो गए, आपका मानना हम अलग हो गए, ये एक है। और इस्लाम कहता है कि दीन है, आपका दीन आपको मुबारक, हमारा दीन हमको मुबारक, हम उस पर चलेंगे, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम जबर नहीं कर रहे हैं। अब यही बात जो वसीम रिजवी साहब ने कह दी कि भाई मदरसों में इस तरीके की तालीम होती है, तो मैं ये जानना चाहूंगा, वसीम रिजवी साहब ये कह रहे हैं कि वहां पर इस्लामिक शिक्षा के नाम पर उन्हें दूसरों से काटा जा रहा है, उनके अंदर कट्टरपंथ तो हम ये जानना चाहेंगे कुरान की आड़ में अपने एजेंडे साधे जा रहे हैं। वसीम रिजवी किस मदरसे में पढ़े हैं और किस मदरसे में इस तरीके की तालीम देना चाहिए, वो भी उनको खोल देना चाहिए कि ये मदरसे हैं, इनमें ऐसी ऐसी तालीम होनी चाहिए, वहाँ जांच हो जाती, और नहीं पाया जाता तो इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होती, क्योंकि उन्होंने भ्रम फैलाने की बात चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में केरल के कुछ मदरसों के कनेक्शन अरब से पाए गए थे, जिसके बाद इस तरह के तमाम सवाल उठे हुए। देखिए आप सुनिए, अभी जो है ब्रह्मोस के जो है वो एक साइंटिस्ट जो है वो दे रहे थे, तो उसको आप कहेंगे कि ये फलाने कॉलेज से पढ़े हुए हैं, लिहाजा ये जो है इस कॉलेज में जो है यही तरीके की तालीम दी जाती है। वो नहीं, लालच है, लालच भर गई। दीन तालीम ऐसी है जो लालच को दबाती है, कहती है कि देश से प्रेम करो, ईमान को मजबूत करने वाली जो है वहाँ पढ़ाई की जाती है, और ईमान यही है कि हम देश से मोहब्बत करें, वहाँ दयानतदारी रखें, वहाँ हम कोई करप्शन ना करें। हम इस तरीके की जब तालीम जहाँ हो रही है, जहाँ लालच को दबाया जा रहा है, वहाँ से कहाँ इस तरीके के लोग आएंगे? वहाँ से तो मोहब्बत करने वाले लोग आएंगे, वो पैगाम फैलाने वाले लोग आएंगे, और समाज को सुधार करने वाले लोग आएंगे कि आप एक भाईचारगी के साथ रहिए, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि आप सबके साथ अच्छा सलूक करिए, चाहे वो आपका पड़ोसी ठीक है, ये आपके विचार है। वसीम रिजवी साहब तो बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। ओपी मिश्रा जी, जिस तरह से सरकार कह रही है कि मदरसों में सीबीएसई पैटर्न पर शिक्षा दी जाएगी, उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा, कुरान और कंप्यूटर एक साथ रहेंगे, तमाम बातें की जा रही है, वसीम रिजवी साहब तो अलग कहानी, अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं प्राथमिक मदरसे बंद होने चाहिए। देखिए विजन जी, मैं आपको एक पहले की घटना याद दिलाना चाहूंगा। ये अप्रैल 2017 में लंदन में एक पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें अहमदिया मुस्लिम जमात के वो वहां के अध्यक्ष थे हजरत मिर्जा मसूद अहमद। ये उनका वक्तव्य है कि दुनिया भर के जो मंदिर और मस्जिद हैं वहां वो आतंकियों के केंद्र बन गए हैं। तो वो कोई आरएसएस से प्रशिक्षित नहीं है, वो कोई लंदन भारत की पॉलिसी थोड़ा डिसाइड करेगा। मंदिर और मस्जिद हो गए तो गिरजा हो गए। मैं एक बात बता रहा हूँ, नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप वसीम राजा को ये कह रहे हैं कि वो आरएसएस से प्रेरित हैं, तो जो अहमदिया है जो पूरे दुनिया भर की बात कर रहे हैं, वो तो कोई आरएसएस से प्रेरित नहीं है। और आरएसएस के विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है, आरएसएस की शाखा में क्या पढ़ाया जाता है, अगर हाजी साहब आए तो हम उनको सिखाएंगे कि वहां क्या शिक्षा दी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री ने कश्मीर में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं। हम तो मदरसों के रिफॉर्म के पक्षधर हैं, हम तो वहां सुधार चाहते हैं। वसीम रिजवी तो कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कट्टरपंथ की सोच दी जा रही है।
जी, तो हम इसको बदलना चाहते हैं। अब वो उनका वक्तव्य है, अगर वो सबूत दे तो सरकार उसकी जांच कराएगी और जिन जिन मदरसों को इसमें लिप्त पाया जाएगा सरकार पूरी तरह सक्षम है इसको कार्रवाई करवाने में। और पहले भी एनआईए ने लगातार उत्तर प्रदेश के मदरसों पे कार्रवाई करी है और वहां से जो भी एनआईए ने तो कार्रवाई की है, लेकिन सरकार की भी तो जिम्मेदारी थी मदरसों के आधुनिकीकरण की। ये भी एक षड्यंत्र हो सकता है इस तरीके के लोगों से बयान करा के लोगों को फंसाने का। ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहूंगा। मदरसों पे कार्रवाई करती रही है, अभी हाल में भी कार्रवाई हुई है, पीछे देवबंद के कई सारे मदरसों पे कार्रवाई हुई है। आधार पर सारे मदरसे बंद कर दिए जाए, 19,000 से ज्यादा मदरसे हैं। क्या कनेक्शन है? कैसे पता चला कि मदरसों में आईएएस की शिक्षा दी जा रही है, उनकी मानसिकता बढ़ाई जा रही है? ये उनको पता कैसे चला? मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं और जिनसे अगला सवाल ही ले रहा हूं कि कैसे पता चला कि आईएएस के मानसिकता की शिक्षा दी जा रही है? वो किन किन मदरसों में गए और कहां से गए और क्या देखा? कहीं ये आईएएस के मेंबर तो नहीं है। ये इस तरह का ये लग रहा है कि लड़वाने के लिए मुसलमानों को आपस में वो एक किसी पार्टिकुलर उसका नाम ले रहे हैं। जबकि मैं इंटीग्रेट यूनिवर्सिटी के फाउंडर वसीम अख्तर साहब नदवा में पढ़ाते थे, नदवा से पढ़े। ईरान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मौलाना कल्बे सादिक मदरसे से निकले। एपीजे अब्दुल कलाम स्वर्गीय का उदाहरण दे रहे हैं, वहां भी क्या उदाहरण दे रहे हैं? मैं जो भाई मदरसों में तालीम दी जाती है, जो नॉर्मल शिक्षा संस्थान है वहाँ जो है हिंदी पढ़ाने वाले मैथ पढ़ा रहे हैं, इस तरीके का जो निजाम है उसको दुरुस्त कर लीजिए ताकि जो भी वहाँ पढ़ रहे हैं बाकी मुस्लिम बच्चे या गैर मुस्लिम बच्चे सभी लोग वो जो है वहाँ से सही तालीम लेके निकले। तमाम जो देश के स्कूल जो ऐसे हैं जहाँ जो 8वीं में ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं क्योंकि वहाँ उनको सही शिक्षा दी जा रही है। तमाम ऐसे ग्रेजुएट स्कूल हैं जहाँ प्रोफेसर नहीं मौजूद है। सुधार की जरूरत है। ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सही करेंगे और कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना आए, कट्टरता की भावना ना आए। कनेक्शन क्या है? हम मदरसों को राष्ट्रीयता की तरफ जोड़ना चाहते हैं और आपसे जानना चाहेंगे जब भी सरकार दखल देती है, जब भी आधुनिकीकरण की बात होती है, कोई बड़ी बात लागू करने की बात होती है तो विरोध क्यों होने लगता है? फिर बिल्कुल नहीं, कोई विरोध नहीं है। हम तो चाहते हैं सरकार आए और अगर हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो क्यों विरोध होता है? अगर मदरसा में वहाँ झंडा फहराने की बात करते हैं तो वहाँ पे क्यों विरोध होता है? क्यों लोग उसको वहाँ क्यों नहीं ऐसा कोई निजाम बनाते कि ऐसे लोग पहुंचे उतना रिप्रेजेंटेशन क्यों होता है? मदरसे में 2% लोग होते हैं, मदरसा एक पीएचडी कितना है? आप मानिए कि जो पीएचडी कर रहा है उससे आप कहें मैथ्स की भी पीएचडी करिए, केमिस्ट्री की भी पीएचडी करिए, ये पॉसिबल है? वो दीन जानने के लिए वहां जाते हैं, जैसे साधु संत ये सब अपनी दीक्षा लेते हैं, वो अपना चीज सीखते हैं। अब आप उनसे कहेंगे साधु संतों की दीक्षा अलग है। नहीं होती है ना दीक्षा अलग। तो वैसे ही अगर आप यहाँ जो मौलाना जा रहे हैं वो अपनी चीज सीख रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, उनको इख्तियार है। अब आप ये कहेंगे नहीं नहीं उनको तो ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए। अब आप वहाँ कहेंगे साधु संत को डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, ये चीज तो नहीं हो सकती आपके हिसाब से। उनको पूरा इख्तियार है, वो अपनी जिंदगी गुजारे, उनको पूरा इख्तियार है कि अपनी जिंदगी गुजारे। बात ये है कि आप शिक्षा पे आते हैं, उनका वेलफेयर करना चाहते हैं तो और तमाम तरीके हैं। तो इसमें साधु संतों की शिक्षा की कहीं बात नहीं है। वसीम रिजवी के ताजा बयान को आप किस तरह से लेते हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्राथमिक मदरसों को बंद कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में 19,000 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं। अगर उनकी दशा की बात की जाए तो कई मदरसे ऐसे हैं जहां पर वेतन नहीं मिल पा रहे। ग्रामीण इलाकों में उन्होंने चंदे की चिंता जताई है, बोले कि वहां पे फंडिंग होती है और उस फंडिंग से कट्टरपंथ की सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। देखिए जो ये मदरसे हैं हमारे, कुछ मदरसे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हैं जो देश की आज़ादी से पहले से हैं। देवबंद का जो मदरसा है वो 30 मई 1966 को इसकी शिलान्यास रखा गया था और तब ये बना था। देश की आज़ादी में उस वक्त जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था, उस टाइम ब्रिटिश हुकूमत जब आंदोलनकारियों को, देश के जो हमारे नौजवान हैं उनको जब कुचला जा रहा था। गौरव में इतिहास रहा है, लेकिन जैसे ही वक्त बदला, स्थितियां बदली, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, राजनीतिकरण हुआ मदरसों का। अभी ओपी मिश्रा जी बहुत बोल रहे थे, बहुत टिप्पणियां कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि जिस वक्त
देश के अंदर आंदोलनकारी जो है मारे जा रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत उनको दबा रही थी और कुचल रही थी। उसी वक्त देवबंद के मदरसे में 40 लोगों को, मौलानाओं को, वहां के जो छात्र थे, स्टूडेंट थे, उनको मार दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। यही मदरसा है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर, आप लखनऊ के अंदर आप आ जाइए, जो सुल्तान मदारिस है 1892 का है मदरसा। मदरसों पे जो टिप्पणियां की जा रही है वो राजनीति से प्रेरित है, एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत, भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत कर रही है। बीजेपी को साजिश कर रही है। ये तो रिजवी साहब की चिंताएं हैं। बिल्कुल गलत है। अगर किसी कॉलेज का कोई चेयरमैन है, अगर किसी कॉलेज का कोई सुन लीजिए, बहुत आप गठबंधन से बहुत बौखला गए। मिश्रा जी सुन लीजिए, आपने विकास तो किया नहीं है, आप उस पर बात नहीं करेंगे। आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, जातियों में लोगों को लौटाना चाहते हैं, धर्मों में लौटाना चाहते हैं। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बौखलाइए नहीं। हम आपकी हड़बड़ाहट और बौखलाहट को समझ रहे हैं। देखिए समय काफी गुजर गया है, आप हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश न कीजिए। आपको तो अरे सुन लीजिए, सुनिए, सुनना सीखिए। बहुत दिन आपने मन की बात की है 4.5 साल तक। सुनिए, बात सुनिए ओपी मिश्रा जी, सुनना सीखिए। 4.5 साल में आपने मन की बात की है, ना काम किया, ना विकास किया है। बात सुनिए पूरी। अरे हमने काम भी किया है, विकास भी किया है, कितना काम हमने काम भी किया है, विकास भी किया है। ये 3 तलाक का मुद्दा आप ही के समुदाय से जुड़ा हुआ है और मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जो आज तक आपने नहीं किया। आपने उनको सताने का काम किया, हमने उनको अधिकार देने का काम किया और पूरा काम किया है। और हम अपने काम के आधार पर 2019 में जनता के पास जा रहे हैं और पूरे देश के अंदर 15 साल की बेटी, 15 साल की लड़की, उसको जला के मार दिया जाता हो। हम पूरे देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मौन बना रहे, महिला आयोग मौन बना रहे, वो आतंकवाद को देखिए, वो आतंकवाद नहीं है जिसने मारा उस बच्ची को। ठीक है, हर सरकारों की जिम्मेदारी थी कि मदरसों के आधुनिकीकरण पर ध्यान दे, वहां के हालात सुधारे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजनीतिकरण के चलते, वोट बैंक के चलते स्थितियां नहीं बदल पाई। अशोक सिन्हा जी, ठीक है, आपकी बात हो गई। अशोक सिन्हा जी, जिस तरह की बातें हो रही है, सरकार पहले भी इस तरह के आरोप लगे, पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन सारी चीजें साफ हो चुकी हैं। सिन्हा जी, इस देश के अंदर कितने धर्म हैं, कितने लोग रहते हैं? ठीक है शहजाद साहब, आपके सवाल आगे, आपके सवाल आगे शहजाद साहब। मुसलमानों को बदनाम करते हैं, कभी उनको आप जोड़ते हैं कि ये इनकी जो जनसंख्या है, आप बताइए ना, आपकी सरकार में मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए क्या हुआ? ये तो बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि कंप्यूटर पुराने साल पढ़ाएंगे। बदनाम हो रहे हैं। अरे मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के मन में ख्वाब देखा था कि मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान होगा, वो कहाँ गया? वो कंप्यूटर कहाँ गया? वो कुरान कहाँ गया? अब तो इनके जो अंग हैं, 700 सरकार में नहीं है, वो आतंकवादी बता रहे हैं। हम मुसलमानों के ऊपर लगाएंगे 700 करोड़ रुपए। इन तमाम सवालों से पहले मदरसों की स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिए। हाजी हसन अहमद साहब, अगर मदरसों की ताज़ा हालात देखें, ज़मीन पर स्थितियां समझने की, तो आपको लगता है किस तरह की स्थितियां हैं जहां पर आधुनिकीकरण की जो तमाम बातें की जाती हैं, कंप्यूटर की बात की जाती है, आधुनिक तकनीकी शिक्षा की बात की जाती है, क्या ये संभव नजर आता है? वेतन नहीं मिला, कई महीने हो जाते हैं, स्थितियां देखी जाए, सुविधाएं नहीं मिलती, जिसकी वजह से फंडिंग पर उनकी डिपेंडेंसी लगातार बनी रहती है। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कि फंडिंग, कोई भी विदेशी फंडिंग अगर किसी को भी पता है तो सरकार के पास ये अख्तियार है कि उस पर कानूनी कार्रवाई करे। नहीं, वसीम अगर वो जो गरीब इलाकों के हैं, जो ग्रामीण इलाकों के मदरसे हैं, कोई आईबी है और उनके पास भी कोई CIA है, तो ये तो वही जाने। और हमें लगता है कि वसीम रिजवी साहब की पहले जांच होनी चाहिए। तमाम मुसलमान बार बार ये मांग उठाते रहे कि इनकी CBI जांच होनी चाहिए, ना कि इनके कहने पे। तो आखिर इनको लेके इतना ज्यादा वो किया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आपको, चिंता है मदरसों को लेकर कि जिसमें ये चेयरमैन है उसमें 1 साल से, ठीक है, हाजी एक साल से तनख्वाह नहीं मिली। इन्हीं ने प्रधानमंत्री जी को पत्र क्यों नहीं लिखा? सरकार से क्यों नहीं पैसा मांगते? मदरसों के लिए ये तो चिट्ठी लिख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिक शिक्षा इनको पाबंदी लगे, ये इसके लिए क्यों नहीं करते? सनद तौलियात, 1 मिनट चलने चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड में सनद तौलियात जारी करने की फीस 500 रुपए थी इनके आने से पहले, जो अब 10,000 हो गई।
ये कहाँ जा रहा है? ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और उस अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। इमरान हसन साहब, देखिए राजनीति हो रही मदरसों के नाम पर, सरकारें कोई भी रही हो, स्थितियां नहीं बदली, आधुनिकीकरण की बातें कोरी रह गई। देखिए टोटल राजनीति है। मदरसा जो है दीनी तालीम के लिए वो अलग है। आप मुसलमान बच्चों को जो तालीम करके मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं तो स्कूल कॉलेजेस हैं। जो स्कूल कॉलेजेस की दशा गांव देहात में है वो आपके सबके सामने है कि किस तरीके से 8वें में कितना ड्रॉप परसेंटेज हुआ जा रहा है। क्यों नहीं वो 10वें तक के पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि उसकी कोई सिस्टम नहीं है, टीचर्स नहीं है, टीचर्स पढ़ाने वाले नहीं है। तो ये हमें निज़ाम सही करना है पहले वो, उसके बाद उनकी नौकरियां मिले। वो पढ़ के कहाँ जाएंगे? बीए किया, बीए के बाद सीट नहीं है, बीएससी की, फिर एमएससी नहीं हो सकते इसलिए वो एमए कर लेते हैं। ये तरीके का हमारा निज़ाम है। तो हमें सीटें बढ़ानी है, हमें वो चीज़ें हमें मुहैया करानी है कि बच्चे जो है आकर्षित हो और वो चीज़ें ले, साइंटिस्ट बने। आज फेलोशिप कितनी कम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो ये चीजें हमको देखनी होगी। स्थितियां ऐसी नहीं है। ठीक, अशोक सिन्हा जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से वसीम रिजवी कह रहे हैं कि मिशन के लिए बच्चों को निशाना बनाया जाता है, मदरसे उनके लिए सॉफ्ट टारगेट है, ऐसा ही है क्या? देखिए पिछले महीने ही मैं 22 तारीख को अबू धाबी गया था और वहाँ की दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद है वहाँ पे। मैं मस्जिद में गया तो मैंने देखा कि एक 5-6 फीट का संगमरमर का बना हुआ बहुत बड़ा है, एक लिखा हुआ था टॉलरेंस। मैंने पूछा वहाँ के गाइड से कि ये इसका क्या अर्थ है, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बादशाह हैं, प्रेसिडेंट हैं यूएई के, उन्होंने एक अभियान चलाया है। क्योंकि हमारे यहाँ दुनिया भर के साइंटिस्ट आते हैं, दुनिया भर के इंजीनियर आते हैं, तो हम एक अभियान चला रहे हैं कि हम टॉलरेंस सीखें। अर्थात क्यों आवश्यकता पड़ी टॉलरेंस सीखने की? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बच्चों को बचपन से ही सिखाएं कि आप दूसरों के प्रति भी सम्मान रखें, दूसरों के भी धर्म को अपना एक सहिष्णुता की दृष्टि से देखें? क्यों अगर ऐसा होता, देखिए मदरसों की तालीम पर सवाल है, टॉलरेंस वहां लिखने की आवश्यकता दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मैं रोकना चाहूंगा यही है मदरसे सिखाया जाता है, सरकार को चलाने की जरूरत की जरूरत है के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाने की जरूरत है। क्योंकि घरों के अंदर क्या बच्चों को जो है वो स्वच्छता अभियान नहीं सिखाया जाता, कॉलेजों में नहीं सिखाया जा रहा। जो सरकार को जरूरत पड़ी स्वच्छता अभियान चलाने की, तो आप अगर आप आपत्ति करें, अगर कोई बदल रहे हैं अपने, देखिए समय के साथ हर चीज में सुधार की आवश्यकता होती है और मदरसे की वजह से हिंदुस्तान बचा हुआ है। सबकी अपनी चिंता है, लेकिन मदरसों पर आखिर महाभारत क्यों? आखिर बात वसीम रिजवी इस तरह की मांग क्यों कर रहे हैं? उनकी मांग के पीछे क्या कुछ मंशा है, क्या कुछ उनकी सोच है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मदरसों के आधुनिकीकरण की बातें बहुत होती हैं, लेकिन अभी भी हालात जमीन पर बदले नहीं हैं। तमाम वहां पर दशाएं विपरीत जा रही हैं, जिसकी वजह से समय समय पर सवाल उठते रहते हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है कि आखिर वसीम रिजवी इस तरह की मांग क्यों कर रहे हैं? जब यहाँ पर तालीम की बात हो रही है वहाँ पर तकरार क्यों? आखिर मदरसों की स्थिति क्यों नहीं बदल रही? सरकार आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मदरसों को लेकर आखिर सोच में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? वक्त अलग अलग वक्त पर सवाल खड़े होते हैं, वहाँ की स्थितियों पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सुविधाओं पर बात क्यों नहीं होती है? ओपी मिश्रा जी, जिस तरह से पीएम ने भी कहा था कि किसी भी मदरसे पे ताला नहीं लगेगा, आधुनिकीकरण की बात की गई थी, तकनीकी शिक्षा की बात की गई थी, फिर इस तरह के सवाल क्यों, इस तरह की मांग क्यों? और पीएम से चिट्ठी लिख के वसीम रिजवी ने सभी मदरसों को बंद करने की मांग की है प्राथमिक। देखिए चलें जी, वसीम जी पूरी तरह स्वतंत्र हैं वो अपना विचार रखने के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कश्मीर में कहा था कि हम एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं। और उनका ये था कि तालीम भी हो, उनको कुरान की तालीम भी मिले और साथ में कंप्यूटर जो एक आधुनिकता का प्रतीक है शिक्षण व्यवस्था में, उसकी भी व्यवस्था हो। तो यानी कि सुधार की भी जरूरत है, और अगर सालों से कहीं सुधार नहीं हुआ है और अगर हम मदरसों में सुधार की बात करते हैं, कोई मंत्री मदरसों में गया है, उसका हाल जानने की कोशिश की है, तो उसमें क्या समस्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर आपका कोई ऐलान तो बड़े यूपी सरकार ने भी किए हैं, सीबीएसई पैटर्न की शिक्षा देंगे, कंप्यूटर देंगे, के अंदर दौरा किया है, वहाँ के हालात को देखने की कोशिश की है कि यहाँ किस स्तर के बच्चे पढ़ रहे हैं, किस स्तर के बच्चे पढ़ रहे हैं, किस स्तर के बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने ये जानने की कोशिश की, आपने ये जानने की कोशिश की है, आपने ये जानने की कोशिश की है
आप इटाली खाली में क्या एक महत्ता है आगे चल के? खाली वो आप वो बच्चा क्या प्रधानमंत्री जी सीखेगा? का ये राष्ट्रीयता वक्तव्य कोट कर दीजिए कि एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान। आपके उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, आपका कोई मंत्री किसी मदरसे के अंदर दौरा करने गया? आपके मंत्री ही मदरसों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। साहब 19,108 मदरसे हैं यूपी में। सवाल करना देखते हैं, इस बात का जवाब दीजिए। मिश्रा जी सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या वसीम रिजवी का बयान और आप इसको किस तरह से वहाँ पे पानी की व्यवस्था क्या है? अभी परसों में देख रहा था शहजाद साहब, सवाल आप बहुत उठा रहे हैं। आपकी सरकार में क्या हुआ मदरसों को लेकर, आप ये भी तो बताइए। हमारी सरकार ने विकास किया। क्या विकास किया बताइए मदरसों को लेकर, कौन से बड़े कदम उठाए? तो कह रहे हैं कि पैटर्न पे आप बताइए हमको, रजिस्ट्रेशन की बात की गई। एजुकेशन के ऊपर आप बताइए। हमने ट्रामा सेंटर आप देखिए कि हॉस्पिटल के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमने काम किया। नहीं, मदरसों के लिए बताइए ना, मदरसों के लिए बताइए। राजनीति मदरसों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? सबकी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है। आपके मंत्री मदरसों के खिलाफ बयान देते हैं, मदरसों के खिलाफ उसके ड्रेस के ऊपर उंगली उठाते हैं। क्या किसी मदरसे के अंदर जाके देखा? उत्तर प्रदेश के जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं वो लखनऊ से आते हैं, लखनऊ में रहते हैं। किसी मदरसे के अंदर जाके उन्हीं ने देखा कि मदरसों का हाल क्या है? वहाँ के टीचरों को तनख्वाह मिल रही है? साहब एक दिन में तो हालात बने नहीं होंगे। 2 साल आपकी भी सरकार रही थी, आपने दूसरे कदम उठा दिए। कोई एक मंत्री मदरसों की बात, कोई मदरसे में गया खाली मदरसों के नाम पे राजनीति बहुत होती है। मुसलमानों की हमदर्दी, एक नारा देना, नेपाल से सबका साथ सबका विकास। से आप विकास कर रहे हैं। 700 करोड़ रुपए सब्सिडी का इस सरकार ने मुसलमानों पे लगाने की बात की। 700 करोड़ रुपए का पता और नहीं चला क्या काम है? ठीक है, आप एक दूसरे पर राजनीतिक आक्षेप लगा सकते हैं। इमरान हसन साहब, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का तो दौर बहुत है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता मदरसों के नाम पे राजनीति बहुत होती है, लेकिन स्थितियां बदल नहीं रही है? ठीक है, इमरान हसन साहब को बोले दीजिए, इमरान हसन साहब को बोले दीजिए। नहीं, सपा बीजेपी का मामला नहीं है, सपा बीजेपी का मामला नहीं है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बलात्कार रोक नहीं पा रहे, महिलाओं की सुरक्षा दे नहीं पा रहे। नारा आपने दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां किससे बचाओ, किससे बचाओ बेटी? नहीं, आज बात मदरसों की है, आज बात मदरसों की है। इमरान साहब को बोलने दीजिए। देखिए, ये जो मदरसों का इतना बवंडर किया जा रहा है, सरकार का काम नहीं है कि हम हाफिज बनाए या आलिम बनाए। ये कम्युनिटी का काम है, वो हाफिज बने, आलिम बने और वो जाके कम्युनिटी में उसका अवेयरनेस कायम करे, कैसे मियाँ बीवी रहे, कैसे माँ बाप के साथ व्यवहार रहे, ये उनका काम है। वो उसका निज़ाम है, वो निज़ाम कर रहे हैं। संविधान ने भी हमें राइट किया। सरकार का काम ये है कि अगर वो आधुनिकीकरण चाहते हैं तो वो जितने भी स्कूलिंग संस्था हैं जो भी है मौजूद अभी हमारे, जो भी गाँव में है, देहात में है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, वो सुनिश्चित करे कि जो बच्चे जो जाते हैं वो ड्रॉप आउट ना हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसका एक सिस्टम बनाए। वहाँ वहाँ कंप्यूटराइजेशन कराएं, वहाँ की जो टीचर है वो अच्छे टीचर पैदा करें। जब द्रोणाचार्य आएंगे तभी तो अर्जुन पैदा होंगे। जब वही नहीं है तो वहाँ कैसे आप उम्मीद करेंगे कि ये स्टूडेंट जो है आगे निकल के जो स्थितियां खराब है? वो बिल्कुल स्थितियां खराब है। आप सर्वे कर डालिए, आपको ये लगेगा कि उन्होंने वो तालीम नहीं हासिल करी। देखिए, जो उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो गरीब है वो इस तरीके से खींचे जा रहे हैं, तो इस हिसाब से तो हिंदुस्तान में कितने बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो क्या सब उसमें चले जाएंगे? जिनके पास घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, जिनका आपका वो नहीं है, तो क्या वो सब इसी में जा रहे हैं? ये गलत है। जब इंसान की सोच अच्छी हो जाएगी, मदरसा कम से कम सोच तो अच्छी कह रहा है कि कम पैसे में भी गुजारा करो, बेईमानी ना करो, चोरी ना करो, किसी की पॉकेट ना मारो, ये सब गलत है। ये जब ये शिक्षा दी जा रही है, अगर वो कहते हैं कि हाई स्कूल के बाद दीनी तालीम दी जानी चाहिए, उससे पहले मदरसों से बच्चे दूर रहें, ये कहां तक सही लगता है आपको? ये वो कौन होते हैं भाई? वो उनकी मर्जी है, पढ़ाए ना पढ़ाए। भाई हमारा बच्चा है, कम एज का होता है, वो हाफिज बनता है, आलिम बनता है। हम आलिम हाफिज बनाने के बाद हम BA करा रहे हैं, BSc करा रहे हैं, उसके बाद कंपटीशन में बैठा रहे हैं, तमाम लोग उससे पास भी हो रहे हैं। ये अवेयरनेस चल रही है, वो कर रहे हैं लोग। और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो तो तमाम आप आंकड़े ले लीजिए, मदरसों से निकले हुए और बगैर मदरसों से निकले हुए कितना डिफरेंस है, क्या परसेंटेज है ड्रॉप आउट आपको लगता है कि परिवर्तन की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है, सरकार को और कोई कदम उठाना चाहिए? भाई सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई वो परिलक्षित करता है कि मुसलमान इस देश में पिछड़े हुए। अब किसी मुसलमान ने ये सवाल नहीं पूछा कि भाई पिछले
60 वर्षों तक जिनका शासनकाल था, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के पहले, उन्होंने मुसलमानों को क्या बना के रख दिया। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए, और एक शिक्षा होनी चाहिए, वो राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए। हाई स्कूल के बाद आप अगर आप दखल मानते हैं, धर्म के क्षेत्र में भेजना, यानी मजहब के क्षेत्र में भेजना चाहते हैं, रिलीजन के क्षेत्र में भेजना चाहते हैं, तो आप शिक्षा उनको अलग से दीजिए। परंतु जो बेसिक, जो कोमल हृदय बच्चे का होता है, उसको राष्ट्रीयता, टारगेट है, राष्ट्रभाव, और यह होना चाहिए। अब यहाँ मुस्लिम भाइयों को बैठ कर सोचना है कि संविधान में उनको अधिकार मिला हुआ है, वो चाहे बचपन से मदरसे को सिखाएं। में जो लड़के और लड़कियां जा रही हैं, वो लड़के लड़कियां जो मठों में जाके शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, उनके ऊपर इंटॉलरेंस हो रहे हैं भाई। मुसलमानों का खाली जब हम बोल रहे हैं तो मुसलमानों के नाम पे राजनीति बहुत करते हैं। नहीं कहा मैंने, मुसलमानों को अगर आप उसको, हम चाहते हैं कि मेरी आवाज को आप दबा दें, मैं आपकी आवाज नहीं दबा सकूं। आप लोग की आवाज कौन दबा सकता है? मैं ये कह रहा हूं, नहीं सुनिए तो, मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षा बच्चों को वो दी जानी चाहिए जिससे मानवता पैदा हो। तो मानवता की शिक्षा जिसमें सामंजस्य पैदा हो देश में। क्या मुसलमानों वाली शिक्षा नहीं है मदरसों में? मुसलमानों में मानवता नहीं है। एक बात बता दें कि पूरी दुनिया में इतनी अहिष्णुता है, और आईसिस का नाम क्यों लोग लेते हैं? क्या आप आईसिस को पसंद करते हैं? अगर नहीं पसंद करते तो ये बताइए आईसिस कहां से पढ़ के आते हैं? यही बता रहे हैं कि आप ये बताइए उनको जो मशीन गन मिल रही है, टैंक मिल रहे हैं, हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं, ये कौन सी जगह पे वो मैन्युफैक्चर करा रहे हैं? यही सवाल मैं कह रहा हूँ। तो क्या मदरसों में अलगाववाद की शिक्षा दी जाती है? बहाना भर देंगे तो मैं समझता हूँ इस देश में सामंजस्य और सहिष्णुता मुश्किल हो जाएगा। आपको लगता है मदरसों में अलगाववादी शिक्षा दी जाती है? मेरे समझ से बचपन से ही जब आप उन्हें अलग शिक्षा देके ये कहते हैं कि तुम दूसरों से अलग हो, तो यह भावना बच्चे के मन पर अमिट हो जाती है। अमिट हो जाती है। हो भाई, तुम इंसान हो, तुम इंसान बन के रहो। हम ये सिखाते हैं, कोई जात पात ना करो, फिरके परस्ती ना करो। वक्त की कमी है हमारे पास, पर सवाल यही है कि आखिर मदरसों को लेकर बार बार ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? वसीम रिजवी की चिंताओं के पीछे आखिर असलियत क्या है, और मदरसों में आधुनिकीकरण की बातें आखिर कोरी ही क्यों रह जाती हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर लगातार चर्चाएं जारी हैं, लेकिन फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम दर्शकों, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।